हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हम लोग का सीरीज चल रहा है, सिर्फ जिसमें 6 या 7 दिनों का पूरा सब्जेक्ट कवर करा दिया जाएगा सिर्फ मैराथन के थ्रू। जैसे 1 से 2 वीडियो आएंगे उसमें मैक्सिमम, और पूरा जो है आपका सब्जेक्ट एक एक क्लियर होता जाएगा। जैसे मैंने हिस्ट्री क्लियर करा दिया है आपको 15 अगस्त के दिन ही। आज मैं जो स्टैटिक जीके है, जो मिसलेनियस है, उसका सेकंड पार्ट कवर करा दूंगा, जिससे आपको पूरा स्टैटिक जीके है ओवरऑल जो है कवर हो जाएगा। इसके बाहर भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं अपने प्रैक्टिस शीट के थ्रू आपको कवर कराऊंगा। इसी तरह मैं आगे भी वीडियो लेते आऊँगा जिससे आपका पूरा जो है सिलेबस ऐसे ही कवर हो जाए। बाकी इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ही, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर अभी क्या करेंगे हम लोग, आज बहुत ही धांसू दमदार जो क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में देखा था, जो पिछले दिन रिकॉर्ड हुआ था, जिसको बनाया गया था, उसमें और आज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि वो जो पेपर था, वो क्वेश्चन थे, उसमें दूसरे टॉपिक से थे, और जो है आगे मैंने जितने भी टॉपिक था उसको कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नहीं किए हो तो। अगर कर दिए हो तो 2 बार नहीं करना है दोस्तों, 2 बार करेंगे तो समझ ही सकते हैं। जैसे 2 बार लाइक करना मतलब कि वो डिसलाइक हो जाता है ना, मतलब छोड़ देना उसे। तो आपको 2 बार नहीं सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की बहुत ही धांसू दमदार और धाकड़ क्लास, ठीक है। तो आप बने रहिएगा एकदम लास्ट तक, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो जो क्वेश्चन है जिस तरह के इसमें, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम ऑफ CBT 2 बहुत जल्दी हो जाएगा, आने वाले 2 या 3 महीने मैक्सिमम टाइम आपका, 2 से 3 महीने का। पीईटी का एग्ज़ाम है ही आपके सामने, जीडी का है ही सामने। तो जो जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए, तो वो हर जगह वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ हर एग्जाम में आता है इसे क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी एनटीपीसी और इसमें पीईटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, कम से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो उसी के लिए मैं स्पेशली डिज़ाइन किया हूँ। चलिए देखते हैं आज की दूसरी क्लास जो है उसको देखते हैं, लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनका कब बना था, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब देखेंगे आज। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएन जो होता है, यूनाइटेड नेशंस, उसका जो है स्थापना कब हुआ? तो पूछ रहा है 16 अप्रैल 1945, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945, या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 1995। फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, आपको इससे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। और जो आपका अगर पता है पहले से तो क्या होगा, एटलीस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, जिससे आपको एक नहीं होता है कि जो थोड़ा सा दबा रहता है मेमोरी, सब कॉन्शियस माइंड में रहता है, वो आपके सामने आ जाता है जब एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसमें कितने सदस्य देश हैं? लगभग 190 से प्लस हैं। 190 जो देश, उससे ज़्यादा ही हैं इसमें सदस्य हैं जो रजिस्टर्ड है। बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकते हैं, पर इतना फ्लक्चुएट करता है थोड़ा बहुत, 1-2। हालांकि ये बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है कितने देश हैं इसमें। अब देखते हैं कि इसमें इसकी कार्यकारी भाषा क्या है, और इसमें कितनी भाषाएँ हैं, और इसकी कार्यकारी भाषा क्या है। जो कार्यकारी भाषा मतलब जो इसमें यूज होता है वो है आपका इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच, ये जो है कार्यकारी भाषा है। अब बाकी जो भाषाएं कौन कौन सी है इसमें, तो ये देख लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये था, मैं बता दिया मैंने। चलिए फिर बताऊंगा इसके और डिटेल में, अगले क्वेश्चन में आने दीजिए पहले। बाकी ऑप्शन हम लोग बी देखें अगर हम लोग, तो 1996, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है इन सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये इसमें क्या बना था? इसमें बना था CTBT, CTB और T। CTBT इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। मतलब कि जो टेस्ट किया जाता है, परमाणु हथियार, ये सब जो टेस्ट कराए जाते हैं, जो छोटे छोटे देश करते हैं, उनमें बैन लगाएगा। जो इसके सदस्य रहेंगे वो नहीं कर सकते हैं सब, जब तक अमेरिका जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं वो उनके पास अथॉरिटी रहती है कि किसको परमिशन देंगे, किसको नहीं देंगे। तो यह CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन कर दिया उस ट्रीटी, ऐसा ट्रीटी है जिसमें बैन किया गया सब चीज़ें। तो कब बना था? 1996 में। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन ए की, 16 अप्रैल 1945, तो ये है आपका, इसमें क्या बना था? FAO, FAO, FAO। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड? इटली, रोम में है। अगर बात करें ऑप्शन डी, फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये ऑप्शन में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। आपने एग्जाम दिया हो तो पता होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्या, डी वाला क्या है। तो 1 जनवरी 1995, इसमें बना था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी
95 को। तो इसमें क्या खास क्यों है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड होता है इसका ट्रेड कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्या करना है किस देश में ट्रेड के माध्यम से, वो सब यहीं से ऑर्गेनाइज होता है। और इसी पे हमला कर दिया था किसने, ओसामा बिन लादेन ने। जो प्लेन आपने देखा होगा, शायद मूवी में देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा, तो प्लेन जो था इसी पे बारी से बारी मतलब 2 प्लेन जो है आके डायरेक्ट इसी पे हिट किया था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर है वहाँ का उसी पे। तो उसके लिए उसको मारने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ओसामा बिन लादेन को यूएस आर्मी द्वारा, ऑपरेशन जेरिनिमो जो चलाया गया था किसके लिए, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए यूएस आर्मी ने चलाया था। वो फ्रेंड्स कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको जितने भी ऑप्शन एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो आपके यूएन है उसका कार्यकारी भाषा फ्रेंड बता ही दिया था मैंने, कौन कौन सा है आपका, अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम सही आंसर है इसका। और बाकी देखते हैं तो इसके मतलब कितनी भाषाएं इसमें रजिस्टर है। बाकी तो इसमें बोल चाल वाली भाषा तो 2 ही है मेन, अंग्रेजी और फ्रेंच। बाकी इसके अलावा भी आपका अंग्रेजी हो गया, चीनी मतलब मैंडारिनी जिसे बोलते हैं, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया और अरबी फिर रशियन, मतलब 6 ऐसी भाषाएं हैं। और इन 6 में 2 जो है आपका क्या है ये यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद या फिर ऑप्शन डी महासभा। फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है कि लघु संसद। आइए फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा, छोटा क्वेश्चन है तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महासभा। महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपका जो बोला गया इसको क्या लघु संसद, तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछता भी है कि विश्व की लघु संसद किसे क्या गया है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको इसी तरह के, क्योंकि सब यूएन के ही हिस्सा हैं, यूएन के ही पार्ट हैं सब ये, तो यही सब देंगे आपके ऑप्शन में ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत करें। पर आपको गलत नहीं करना है, समझना इसको अच्छे से। तो महासभा को बोलते हैं लघु संसद। अगर हम लोग बात करें सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 15 सदस्य, 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट कह सकते हैं, फिर अस्थायी, मतलब 5 और 10 का कॉम्बिनेशन होता है। अब 5 जो पावर मतलब 5 जो देश हैं उनको सुपर पावर बोला जाता है, मतलब सुपर पावर उनके पास वीटो पावर होता है। अगर कोई कंट्रीज में शामिल होना चाहते हैं, मतलब यूएन में शामिल होना चाहता है, तो सुरक्षा परिषद बहुत ही इसमें मुख्य क्या होता है रोल निभाता है, उसी का रिकमेंडेशन से या फिर ये आपका महासभा होता है, यही दोनों मिल के करते हैं सब काम। तो 5 जो होते हैं सदस्य जो है अस्थायी हैं और 10 जो है अस्थायी हैं। चलिए देखते हैं 5 कौन कौन हैं सब। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, अरूबी फ्रांची, अरूबी फ्रांची, आर से रू, बी और फ्रान और ची मतलब चीन। अमेरिका, और से मतलब हो गया अमेरिका, और र से क्या हो गया रशिया, बी मतलब हो गया ब्रिटेन। अरूबी मतलब कि अगर लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ तो इसको लिखिएगा अरूबी फ्रांची। अगर पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो एक बार ट्रिक से जरूर याद करिए, क्योंकि ट्रिक 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद है। जैसे अरबी फ्रांसी बोलते हैं ना, अरबी फ्रांसी, अरबी कुछ भी बोल दीजिए। इसी तरह से मैंने बना दिया अरबी फ्रांची और फ्रांस और फिर चीन, मतलब ये 5 जो हैं आपके अस्थायी देश हैं और बाकी जो 10 होते हैं अस्थायी देश होते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। क्या बोलते हैं इसे? दुनिया का पुलिसमैन सिक्योरिटी काउंसिल को बोलते हैं। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं सचिवालय की, सेक्रेटरीट जिसे बोलते हैं। तो सचिवालय जो होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी के वर्तमान जो हेड है कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। कहाँ के हैं फ्रेंड? तो हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल का फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस बार जो CBT 1 हुआ था 6 या 7 नहीं 4 या 5 फेज में पूछा था कि जो एंटोनियो गुतेरेस हैं, लोग याद कर रहे थे कि मतलब उसका सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, क्या इसकी वो होती है भाषाएँ होती हैं। तो उसने एकदम अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो हैं वो कहाँ के हैं, सिक्योरिटी का इसके सचिवालय के जो हेड हैं तो ये कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरेस। अब देखते हैं ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब ऑप्शन सी की बात करें हम लोग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हुआ था जब देखिए सारे जितने भी थे इसमें सचिवालय, सुरक्षा परिषद, महासभा और इसमें भी 2 ऐसे ही हैं उनका, इनके मतलब पार्ट हैं। वो सब जो 1945 में हुए थे, मतलब उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कहाँ पे था उनका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। पर ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में हुआ था। और ये कहाँ पे है? ये इसका इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर कह सकते हैं आप, हेडक्वार्टर जो है यहाँ पे हेग में है, नीदरलैंड हेग। और इसमें 15 जो होते हैं आपके क्या होते हैं? 15 जो होते हैं आपके न्यायाधीश होते हैं, जो 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, 15 न्यायाधीश
9 वर्ष। तो जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको एज इट इज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करिए बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे पीटी दे चाहे जीडी दे। और एनटीपीसी में तो बहुत ही पूछता है, बता ही दिया मैंने स्टार्टिंग में ही आपको। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा ये हौच पौच जैसा दिख रहा है, पर जो मैं बोला हूँ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए देखते हैं अब अगला, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, पेरिस, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क? अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। IAEA की स्थापना कब हुई थी? IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1966, 7 अप्रैल 1948, 11 अप्रैल 1919 या फिर ऑप्शन डी आपका 1957। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बोल दिया था, और मुझे लग रहा है कि आप कर लिए होंगे इसको सही। चलिए देखते हैं कितना लोगों ने सही किया और कितने अभी जो है थोड़ा सा परेशान है इसको लेके। चलिए देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपका वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएस की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, और दोनों ही 1945 में इस्टेब्लिश हुए थे ये दोनों, 1945 यानी कि 45। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का 1945 में दोनों इस्टेब्लिश हुए थे। कौन कौन? IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फुल फॉर्म होता है IMF का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब आगे देखते हैं अब जिनेवा। तो जिनेवा में फ्रेंड बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जैसे ILO हो गया, IMO हो गया, WHO हो गया, ये सब जो है आपका जिनेवा में है। अब बात करें अगर न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में आपका है यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, वो है आपका न्यूयॉर्क, यूनिसेफ। ठीक है फ्रेंड। अब पेरिस की अगर बात करें तो हम लोग, पेरिस में है यूनेस्को जो होता है उसका हेडक्वार्टर है। आपने नाम सुना होगा ये सब। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है, 1946 में बना था, और न्यूयॉर्क में है आपका यूनिसेफ। आई होप फ्रेंड्स आपके सारे पॉइंट जो है इसमें क्लियर हो गए होंगे। मुझे लग रहा है कि मैं सक्षम इतना हूँ कि आपको समझा पा रहा हूँ अपनी बात, और आप तो सक्षम है ही, मुझसे हो सकता है ज़्यादा ही हो, आप ये सब समझ सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स IAEA जो है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मतलब एटॉमिक एनर्जी जो होता है उन्हीं सबको देखता है, रेगुलेट करता है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। 1957 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब बाकी देखते हैं अब तीनों ऑप्शन कौन कौन से आपके किस रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन भी ऐसे ही लेके आता हूँ जो आपको काम का हो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कुछ भी उसमें डाल दिया। कुछ हो सकते एक आधे क्वेश्चन में ऐसे मिल जाए आपको जो नहीं उतने मतलब क्यों, पर ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको देखा ही होगा, वीडियो मेरे देखते हैं हमेशा। तो देखते हैं ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल फ्रेंड्स 1948 को हुआ था WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948। इसलिए 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इसका 7 अप्रैल को हुआ था। चलिए देखते हैं 11 अप्रैल 1919, इसमें बात करते हैं। तो ये हुआ था ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो मजदूर वर्ग होता है इनका हित कैसे ध्यान दिया जाए, मतलब इनका कितना वर्किंग आवर होना चाहिए, कितने का बेसिक सैलरी होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? ILO डिसाइड करता है। अगर बात करें 1966 की, 1966 में यूनिडो UNIDO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? यूनिडो का वियना में है। वियना किसकी कैपिटल? तो ऑस्ट्रिया कैपिटल जो है वियना। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स कल बताया था, पिछली वीडियो में बताया ही था कि ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, बहुत क्या, काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। अब परसेंटेज नहीं बता सकता उसको, पर कन्फ्यूज बहुत होते हैं इसमें लोग, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल जो है आपका कैनबरा है। अगर बात करें ऑस्ट्रिया की तो वियना में। तो वही यूनिडो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना। अब बाकी बता दिया फ्रेंड्स। और IAEA का भी जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ये भी वियना में ही है आपका। ठीक है, तो याद रखना है IAEA 57 और वियना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किस संगठन की स्थापना 1949 में हुई थी? 1949। ऑप्शन है ADB, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी NATO या फिर ऑप्शन डी सार्क। फ्रेंड्स सार्क भयानक वाला सार्क नहीं है, हालांकि इस टाइप का सार्क ये भी है, काफ़ी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, और वो जो सार्क होता है तो अकेले ही काफ़ी रहता है, ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से पता है कि मुझे मोटिवेट होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, एक मोटिवेशन का सोर्स है आपका लाइक।
एक थंब दिखा देना, अंगूठा दिखाना, वैसे तो अंगूठा दिखाना चिढ़ाना होता है, पर यहाँ पे थंब लगा देना, यहाँ पे हिट कर देना, ये बहुत अच्छा एक माना जाता है कि हाँ जो पढ़ाया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया है और आपने इसे पसंद किया है। आप उसने उसे पसंद किया है और जो पढ़ाने वाले एजुकेटर उसको भी पसंद किया है आपने। इसे प्रूफ होता है कि मतलब जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत सही है आपको। तो फ्रेंड देखते हैं सही आंसर इसका क्या है। नेटो, नेटो जो है ये ही इसका सही आंसर है, नेटो। ठीक है फ्रेंड, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नेटो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ में? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। बेल्जियम ब्रुसेल्स में 1949 बना था। और नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO फुल फॉर्म है, मतलब ये है इसका NATO, उसको शॉर्ट में बना दिया गया हिंदी में नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब बाकी देखते हैं, अब जितने भी ऑप्शन है उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ADB, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मतलब 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो मनीला में है। ठीक है फ्रेंड, मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस की कैपिटल जो है वो मनीला है। अब बात करते हैं हम आसियान। आसियान जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडोनेशिया जकार्ता में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडोनेशिया जकार्ता में। इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 10 कंट्रीज़ हैं। अब बात करें हम लोग सार्क की, तो सार्क में जो है 8 कंट्री है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। और सार्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1985 मतलब 1985 में। 8 कंट्री काठमांडू और 1985, 10 कंट्री इंडोनेशिया जकार्ता, और क्या था इसमें 10 कंट्री होगी इंडोनेशिया, और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स इसके याद करने का तरीका, इसमें 10 कंट्री हैं आसियान में, तो इसको याद करने के लिए मैंने तरीका बनाया है। जैसे इसको जैसे जितने भी वर्ड मतलब जिसमें मेंबर जितने भी हैं इसके, उसके पहले लेटर को लेके मैंने एक बनाया है। जैसे म्यांमार है तो म्यांमार का M ले लिया, इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया का I ले लिया, तो इसको मिला के बनाया है मैंने। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कि वो दिखा रहा हूँ कौन सा है वो ट्रिक मेरा। जैसे MBBS जैसे MBBS, इसको मिला के जितने भी कंट्री हैं MBBS, जो लड़के होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही अमीर होते हैं और बहुत पैसे वाले होते हैं, क्योंकि MBBS की पढ़ाई बहुत महंगी है। तो MBBS के जो लड़के होते हैं क्या करते हैं? क्रिकेट को कहाँ देखते हैं? IPL जो क्रिकेट होता है, IPL क्रेज पता है फ्रेंड्स, इतना है हमारे देश में। तो IPL जो क्रिकेट मैच होता है उसे कहाँ देखते हैं? टीवी पर। तो MBBS के लड़के कहाँ देखते हैं? IPL मैच को किस पे देखते हैं? टीवी पे। इसी को मिला के बनाया गया है MBB और S। पहले इनको एक्सप्लेन कर दूँ मैं एक बार, फिर आगे बताता हूँ। M मतलब क्या हो गया आपका? मलेशिया। इस B मतलब क्या होता है? बर्मा या फिर म्यांमार कह सकते हैं, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा ही है। तो मलेशिया, बर्मा, फिर ब्रुनेई, 4 कंट्री हो गए, 3 कंट्री हो गए, ब्रुनेई, फिर सिंगापुर। तो मलेशिया, बर्मा, ब्रुनेई, सिंगापुर। और फर्स्ट मैं मिटा के बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह ही मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो ठीक फ्रेंड, तो 4 बता दिया MBBS। अब देखते हैं ये क्या देखते हैं। MBBS के लड़के क्या तो बहुत अमीर होते हैं और क्या देखते हैं? IPL जो मैच होता है ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, एडजस्ट करिएगा आप लोग। IPL का जो मैच होता है क्रिकेट मैच, किसे कहाँ देखते हैं? ये टीवी पे देखते हैं, टीवी। फ्रेंड्स एक दो बार पढ़ेंगे इसको, IPL का जो मैच होता है MBBS का कहाँ देखते हैं? टीवी पे, तो याद हो जाएगा। T फॉर थाईलैंड, T फॉर थाईलैंड होगा आपका। सर नहीं, T नहीं, यहाँ पे I है, I फॉर इंडोनेशिया, IP फॉर फिलीपींस, फिलीपींस हो गया आपका। L फॉर लाओस, C फॉर कंबोडिया, T फॉर थाईलैंड और V फॉर वियतनाम। फ्रेंड्स याद हुआ कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा याद हो गया आपको, पर उम्मीद करता हूँ वीडियो देखिएगा इसको, और जो ट्रिक बताया मैंने इसको एक बार लिख के एक दो प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद समझ में आया तब बुक देख लीजिएगा, तब ज़्यादा मुझे लग रहा सही आता फिर रट लीजिएगा इसको। पर बता दे रहा हूँ एक बार आपको, MBBS के जो लड़के होते हैं पैसे वाले होते हैं, वो पता है कि MBBS की पढ़ाई होती है काफ़ी महंगी होती है, तो लड़के क्या करते हैं? MBBS की पढ़ाई तो ऐसे ही बहुत खतरनाक होती है और लड़के बहुत ही मस्त एकदम मस्त मौले होते हैं वहाँ पे। लड़के सिर्फ नहीं भाई, मैं ऐसा मत समझिए कि सिर्फ लड़कों को बोल रहा हूँ, मतलब लड़के लड़कियाँ सब बहुत मस्त तरीके से रहते हैं। और जो IPL का जो मैच होता है क्रिकेट मैच, उसे कहाँ देखते हैं? टीवी पे। जैसे हम लोग क्या है
हो हम लोग पढ़ते थे, मतलब हॉस्टल में भी रहा हूँ बहुत दिनों तक, तो ऐसे पूछ लिया भाई कितना स्कोर है, या फिर मोबाइल में देख लिया थोड़ा बहुत। वो भाई पैसे वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं, पता चला कि एलईडी लगाएं अपने रूम में ही, तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं आप। तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं सार्क की। तो सार्क भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, पर इसमें थोड़ा सा 2 कंट्री नहीं रहती है। कौन कौन सी? तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको, चाइना और म्यांमार, ये 2 कंट्री जो है सार्क में नहीं है। इसके लिए क्या है, तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्लाइड। चलिए, इसमें भी MBBS वाले लड़के हैं भाई, MBBS वाले लड़के तो बहुत मास्टर होते हैं। MBBS करने में लोगों के पानी निकल जाते हैं फ्रेंड, तो पानी बना देना है हम। MBBS की पढ़ाई बहुत लंबी चौड़ी होती है और बहुत सहनशील वाली पढ़ाई होती है, सहनशीलता वाली। तो MBBS करने में लोग क्या होते हैं, पानी निकल जाते हैं, PANI। फ्रेंड सार्क वाले देश में फ़ायदा यह है कि सिर्फ अपने भारत के चारों तरफ घूम लीजिए तो वही हो जाएंगे कौन कौन से इसमें देश है। तो बस 2 आपको कंट्री हटा देना है, कौन सा? म्यांमार और चीन, इनको हटा दो। पहले क्या हो जाए, मालदीव्स। मालदीव्स पहला हो गया आपका, बी फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, MBBS हो गया, और P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, N फॉर नेपाल एंड I फॉर इंडिया। N फॉर हो गया नेपाल और I फॉर आपका हो गया इंडिया। तो फ्रेंड्स ये 8 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंट्री हो गई। इसमें किसमें है, सार्क में 1985 काठमांडू, आसियान बता दिया था 1967, इंडोनेशिया जकार्ता 10 मेंबर उसमें है। तो MBBS करने में पानी निकल जाता है यहाँ पे, और वहाँ पे MBBS के लड़के जो है पानी निकलेगा भाई, तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए कुछ खर्चा चाहिए भी उनको, तो मस्त एकदम बिंदास हो गए मूवी देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, जो भी देखते हैं टीवी पे देखते हैं। IPL जो मैच होता है उनका वो देखते हैं किस पे, टीवी पे। तो MBBS, IPL, C मतलब क्रिकेट और टीवी आपको याद करना है। अगर ऐसे अपडेट कर पाए तो बहुत अच्छा है, हालांकि बहुत टाइम दिया इस पर मैंने, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा और PDF जरूर लीजिएगा, इससे तैयार हो जाएगा आपका चीज़ें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, किस संस्था का हेडक्वार्टर वियना में है और इसका जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी? ऑप्शन ए नैम, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी यूनेप, या फिर ऑप्शन डी इंटरपोल। भाई साहब आपने कुछ सुना ना, मतलब इंटरपोल जरूर सुना होगा आपने। इंटरपोल तो आपको मतलब मूवी भी तो देखे होंगे, आपको पता होगा कि इंटरपोल क्या है। कोई भी गुंडा होता है, मवाली ऐसे होते हैं सब इंटरनेशनल डॉन, उनको इंटरपोल की खबरें मिल रही होती है, इंटरपोल वाले उनको ढूंढ रहे होते हैं। शाहरुख खान को तुम्हारे डॉन ढूंढते हैं, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढती है, तो उन्हीं में से इंटरपोल वाले होते हैं। चलिए देखते हैं अगला इसका आंसर क्या है। तो 1960 और वियना में हेडक्वार्टर इसका है ओपेक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहले इसका देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है, ऐसे कंट्रियों का एक क्या है, ग्रुप है ये, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो फ्रेंड्स इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में हो गया। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। 1960 यानी कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बाकी देखते हैं, अब अगला ये सब ऑप्शन देखते हैं। नैम मतलब NAM और M। नैम मतलब क्या होता है? नॉन अलाइंग मूवमेंट, मतलब गुड निरपेक्षता जिसे बोलते हैं हिंदी में, गुड निरपेक्षता। तो इसका पहला ये कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, और पहला जो समिट हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, बेलग्रेड में हुआ था 1961 में पहली बार इसका समिट हुआ था, सम्मेलन जो होता है। यूनेप का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? तो यूनेप का है आपका नैरोबी। और यूनेप का फुल फॉर्म देख लेते हो, UNE और P, यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नैरोबी। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है। ठीक है फ्रेंड, तो पेरिस में जो है इंटरपोल का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। तो समझ सकते हैं कि पेरिस में तो पुलिस में बहुत ही सख्त होगी, क्योंकि अब ये पूरा दुनिया को देखती है तो अपना देश तो देखेगी ही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये सब हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कौन कहाँ पे है, सब हो गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिन दिवस, ये सब देख लेते हैं। पहले एक बार स्लाइड क्लियर कर लूँ मैं अपना। आइए देखते हैं लुइस ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल, फ्रेंड नाम सुना होगा मुझे लग रहा है लुइस ब्रेल का, क्योंकि इन्होंने
ऐसी क्लिप भी बनाई थी जिससे जो दृष्टिबाधित होते जो देख नहीं सकते हैं उन वो भी पढ़ सकते कैसे फील करके, कुछ ऐसा उनमें कोड रहता है, मतलब टच करके पता कर लेते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे इन यूट्यूब और मूवी में ही देखा है। ऑप्शन ए 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 10 जनवरी को, ऑप्शन सी 12 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 24 जनवरी। आइए फ्रेंड्स, आपने आंसर कर दिया। छोटा क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए होंगे अभी तक। तो 4 जनवरी को जो होता है आपका फ्रेंड लुइस ब्रेल डे मिला था, लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खोज किया था किसी का, एक ऐसी लिपि का जो दृष्टिबाधित जो होते हैं, जो देख नहीं सकते वही पढ़ सकते हैं इसको। अब देखते हैं 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी क्या क्या हुआ था? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को एक और होता है आपका हास्य दिवस, मतलब हिंदी और हास्य याद कर सकते हैं, ह से हिंदी और ह से हास्य, मतलब हिंदी पढ़ के खूब हंसी है और क्या। 10 जनवरी को हिंदी दिवस और हास्य दिवस। अब बात करें हम 12 जनवरी की। हम तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को, एक किसके मतलब याद मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। और 24 जनवरी की बात करें हम तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो फ्रेंड्स इसलिए हर बार बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो देखिए, सिर्फ पीडीएफ पे डिपेंड ना रहिए कि पीडीएफ जो मिल जाएगा उससे बहुत काम चल जाएगा। पीडीएफ से काम चलेगा आपका, पर उसमें एक क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे ना यहाँ से। जैसे आप पूछ लिया, इसमें पीडीएफ में क्या दिखेगा आपको? यही दिखेगा लुइस ब्रेल कब मनाया जाता है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप देख के बताएंगे 4 जनवरी को। बाकी आप एक्सप्लेन थोड़ी करने जाएंगे कि ये ढूंढने नहीं जाएंगे ना आप, अगर नहीं पता है आपको तो। पर यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, और अच्छे से जितना भी हो सकता है इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है आपको। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को हिंदी और हास्य दिवस, और बाकी लुइस ब्रेल तो बता ही दिया मैंने। जैसे इसी बात पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व कैंसर दिवस, देखिए भयानक जो बीमारी भी उसका भी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। अरे सही नहीं है, मतलब ये 24 जनवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 4 फरवरी। जनवरी कवर हो गया, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है और भी इसमें हो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगले स्लाइड में मिल जाए आपको। जनवरी मैंने, क्योंकि जनवरी में 5 या 6 डेट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी पूछेंगे तो कुछ भी पूछ सकता है, पर वही लेके आता हूँ जो एक्सपेक्टेड होते हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। दुनिया का पहाड़ लेके क्या करना है आपको। फिर देखते सही आंसर। तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया था वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अब देखते हैं, 24 जनवरी तो क्लियर ही हो गया आपका, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बाकी 21 फरवरी और 28 फरवरी देखते हैं। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन, सीवी जो रमन है उन्हीं की याद में, क्योंकि इनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और बताया था मैंने कल वीडियो में कि कब मिला था। तो फ्रेंड इनको मिला था 1930 में, 1930 में जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्हीं की याद में मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फ्रेंड्स इनको 1930 में मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1910 में, सरोजिनी नायडू को 1979 में, और अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। किस लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। और 2001 में किसको मिला था? वी.एस. नायपाल को मिला था साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़। और वी.एस. नायपाल एकमात्र ऐसे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है। मैन बुकर कब शुरू हुआ था फ्रेंड? मैंने बताया था, दादा का मान रखने के लिए उसने 1969 से ही परिश्रम करना या फिर मेहनत करना शुरू कर दिया था। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार और मैन बुकर प्राइज़, मैन बुकर प्राइज़ जो है आपका 1969 से शुरू हुआ है। और ग्रैमी ले आऊँगा तो ग्रैमी तो नहीं ला पाए, पेट बढ़ा के चला आया था वहाँ से। तो ये कब हुआ था? 1958 में। तो रैमन मैग्सेसे और ग्रैमी पुरस्कार जो है 1958 में शुरू हुआ था, और दादा साहब और ये मैन बुकर प्राइज़ 1969 में। आइयो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर दिया मैंने, पर अच्छा ही है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑप्शन अगर बी की बात करें हम लोग, 21 फरवरी को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 28 फरवरी बता ही दिया मैंने फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया था। और 4 जनवरी को देखिए फ्रेंड, 4 फरवरी और 4 जनवरी दोनों इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल, और 4 मतलब दोनों देखिए कुछ न कुछ दिक्कत वाला ही है। यहाँ पे ब्रेल दिवस है, वो आँख जो जिनकी नहीं काम करती सही से या फिर नहीं देख पाते उनके लिए। और कैंसर दिवस तो भाई कैंसर तो लाइलाज है, बच के रहें आप। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो सारे ऑप्शन आप एक्सप्लेन किया गया है समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिमोट तक इसको मैंने समझाने की कोशिश किया कि मतलब किसको मिला था, कब शुरू हुआ। जो पिछला स्लाइड में बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो क्वेश्चन, उसको भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। अब देखते हैं अगला अब थोड़ा फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी
थोड़ा मेहनत भी होता है इसमें, क्योंकि बहुत रटना पड़ता है, सब याद नहीं होती आसानी से, पर आप कुछ रिलेट कर सकते हैं अगर रिलेट कर पाएँ तो। अब मैं थोड़ा टाइम नहीं है, वरना मैं खुद ही कुछ बनाता है इसको लेके, जैसे बुक्स वाला बुक एंड ऑथर में बताया था आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे भी अगर वीडियो बनाऊंगा इस पर तो कुछ ज़रूर सोच के लाऊंगा, ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा सकूँ ये सब चीज़ें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया था? 9 जनवरी को, 25 जनवरी को, 30 जनवरी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वो आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 9 जनवरी की अगर बात करें हम लोग, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, जो भी बोल सकते हैं आप, भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस कब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। 9 जनवरी को ही वो आए थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इंडिया। और बात करते 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। इसके अलावा 26 जनवरी, तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है इसमें, तो 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी तो सबको पता है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे 15 मार्च, 21 मार्च, 8 मार्च या फिर 22 मार्च? फ्रेंड आंसर कर दिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन आपके। 21 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड वन दिवस, 21 मार्च को वन दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस। मतलब वन में घूमने गए तो आपको प्यास लग गया तो जल चाहिए आपको, तो 21 मार्च कुछ ऐसे याद कर सकते हैं आप अगर बन पाए आपसे तो। 21 मार्च वन दिवस और 22 मार्च जल दिवस। क्योंकि थोड़ा मैं पहले कन्फ्यूज होता कि वन पहले आता है कि जल पहले आता है, तो मैं ऐसे याद किया कि मैं वन में गया और फिर मुझे प्यास लग गई, तो पहले वन गया फिर उसके बाद से प्यास लग गई, तो वन और फिर जल। अब बात करें 15 मार्च को, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 21 मार्च हो ही गया आपका, 8 मार्च बता ही दिया मैंने। चलिए देखते हैं आपको क्वेश्चन कौन सा है आपका। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये तो बता ही दिया मैंने यहाँ पे, हालांकि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाकी 23 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के क्या फांसी दी गई थी इसी के दिन। मतलब जो हमारे वीर शहीद थे, जो क्रांतिकारी थे, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, अभी भी हैं, थे और आगे भी रहेंगे, उनको इसी के दिन फांसी दी गई थी। और बाकी बात करें अगर हम लोग, चलिए मुझे लग रहा है कि 27 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट। 27 मार्च एक बार देख लीजिए, इसे थिएटर दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च थिएटर दिवस, मतलब कि विश्व रंगमंच दिवस। तो अब समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं मुझे लग रहा है ये। बाकी आप बता दिया, पढ़ लीजिएगा दिमाग में। बाकी ये जो दोनों हैं इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च छोड़ दीजिए। अब देखिए सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल, और भी ऑप्शन इसमें 21 अप्रैल। 18 ये हो गया, 22, 7, सब अप्रैल का फ्रेंड देख सकते हैं कि अब सब अप्रैल कवर किया जा रहा है इसमें। 5 ऑप्शन दे के आपको 5 क्वेश्चन, 5 ऑप्शन मतलब 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन को मैं ऐड करूँ ऐसे हर ऑप्शन को, मतलब मिलाऊँ एक एक क्वेश्चन, तो इससे 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पर अगर मिला दिया जाए तो 250-300 क्वेश्चन बनेंगे इससे, कम से कम 200 तो बन ही जाएंगे गिरे से गिरे हालत में भी। देखिए सिविल सर्विस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। और बात करें 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को फ्रेंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। तो उसी के दिन मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया डे तो छोड़ दीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी देखते हैं जैव विविधता दिवस। अब इंपॉर्टेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये जैव विविधता दिवस, बड़ा पूछा गया एग्जाम में। कब मनाया जाता है? 31 मई, 15 मई, 22 मई या फिर 11 मई। अगला देख लेते हैं इसी साथ। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 8 मई, 5 जून या फिर 14 जून। आंसर करिए आप लोग। आइए फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए देखते सही आंसर क्या है। तो 22 मई को मनाया जाता है ये। अब बाकी अगर बात करें हम लोग 11 मई को, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 31 मई की बात करें हम लोग
31 मई को मनाया जाता है आपका तंबाकू मतलब एंटी टोबैको डे, मतलब कि तंबाकू निरोध दिवस कुछ ऐसा मनाया जाता है। और 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया प्रौद्योगिकी दिवस, 22 मई को जैव विविधता और 31 मई को एंटी टोबैको डे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस 3 मई, 8 मई, 5 जून या फिर 14 जून। फ्रेंड देखिए मई खत्म हो गया है, बस 2 ऑप्शन इसके, बाकी इसको 8 मई को हम पहुँच गए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। तो 3 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस, और सौर दिवस के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है आपका 3 मई को ही। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 8 मई की अगर बात करें तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है फ्रेंड्स, रेड क्रॉस डे। 14 जून की बात करें हम लोग, तो 14 जून को मनाया जाता है आपका विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। अब 5 जून को पता है फ्रेंड्स पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सारे ऑप्शन को क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अब अगला स्लाइड अपना क्या क्या है इसमें। योगा दिवस 20 जून, 26 जुलाई, 21 जून, 29 जुलाई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो योगा दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इजी भी है, तो सही इसका आंसर है फ्रेंड। और योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें अगले ऑप्शन की, 29 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल टाइगर्स डे यानी कि राष्ट्रीय बाघ दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स कारगिल स्मृति दिवस, कारगिल स्मृति दिवस। और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी 21 जून योगा, 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस, 29 जुलाई आपको हो गया टाइगर्स डे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे आपको। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त या फिर ऑप्शन डी आपका 16 सितंबर। अभी फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो सही आंसर है इसका युवा दिवस जो है आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये 12 जनवरी, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर बात करें हम विश्व युवा दिवस तो ये कितना हो गया 12 अगस्त। तो 12 अगस्त तो 12 जनवरी कन्फ्यूजन नहीं होना है, 12 जनवरी मतलब कि भारतीय है, राष्ट्रीय है, और जो 12 अगस्त की बात करें तो विश्व दिवस हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन सी की हम लोग, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद जो थे उन्हीं की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद से कि जो राजीव गांधी खेल रत्न जो 1992 में शुरू किया गया था उसका नाम बदल क्या कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और 16 सितंबर की अगर बात करें हम लोग, तो 16 सितंबर क्या मनाया जाता है फ्रेंड? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मतलब विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आपका क्या चलता है? एक सप्ताह चलता है, मतलब विश्व स्तनपान सप्ताह चलता है। और जो पर डे जो मनाया जाता है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 16 से बता ही दिया मैंने क्या होता है ओजोन परत के लिए मनाया जाता है, ओजोन परत वाला। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर 8 सितंबर। अगर फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा इसका, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर के, यानी गांधी जयंती की दिन जो है ये मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। अब देखते हैं बाकी जो ऑप्शन इसका एक्सप्लेन किया जाए तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, और 8 सितंबर को फ्रेंड पता ही आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। इनका था फ्रेंड सारे जो इसमें ऑप्शन है आपको समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा याद करना कठिन है, पर 1-2 बार वीडियो देखिए, इसको PDF से इसकी प्रैक्टिस करिए, तब आपके दिमाग में बैठेगा। क्योंकि ऐसा तो याद है आपको कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन तो आपको पता एक बार स्ट्राइक कर देगा कि हाँ चलो 12 अगस्त को, पर इसके साथ जो ऑप्शन ये वाले हैं सब इनको भी आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लगे रहिएगा जरूर, बढ़िया करना है एग्जाम में, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको करना पड़ेगा। ये देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन अपना। देखिए फ्रेंड्स अब सितंबर से लेकर नवंबर, फिर थोड़े में दिसंबर आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, बी ऑप्शन है आपका 21 सितंबर,
सी 14 नवंबर या फिर डी 17 नवंबर। तो फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। पहले देखते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका इंजीनियर्स डे। क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और विश्व शांति दिवस की अगर बात करें हम लोग, तो विश्व शांति दिवस को मनाया जाता है आपका 21 सितंबर। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 17 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। दो चीज़ जो है इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस। और 14 नवंबर को तो बताया आपको बाल दिवस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना क्योंकि सब कॉमन है। 14 नवंबर को मनाया जाता है वैसे डायबिटीज़ डे। क्या मनाता है? डायबिटीज़ डे, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड सारे ऑप्शन को क्लियर हो गए होंगे। ये देखते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस फ्रेंड्स यही एकदम बिल्कुल सही टाइम है अपना, जांचिए कि कितना आपको याद है, कितना आपको याद करना है इसमें, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इससे बनने हैं, बिल्कुल एकदम फिक्स है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को दें आप आगे आने वाले, उसमें एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इससे, दो ना आए पर एक तो आना ही आना है। कभी कोई तो पूछ लेता है फ्रेंड्स, ऐसे डेट भी दे देगा, पूछ देगा इसकी थीम क्या थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी इस बार, कैसे पूछ सकता है। तो मतलब क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा कर पूछे, आप तैयार रहिएगा। और बाकी थीम जो है मैं थीम पे भी क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपको वो सब भी क्लियर हो, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया था। और 26 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय संविधान जो हमारा तैयार होकर एकदम मतलब रेडी हो गया था। अब देखते हैं ऑप्शन की। 17 नवंबर बता ही दिया था फ्रेंड्स आपको, 17 नवंबर आपको बता ही दिया था। ये क्या आता है? पत्रकारिता दिवस और विद्यार्थी दिवस। 19 नवंबर को फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एक चीज़ और इसमें है, राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाया जाता है इसमें। 19 नवंबर को राष्ट्रीय शौचालय दिवस, और एकता दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। एकता दिवस और राष्ट्रीय शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर। और बात करें हम लोग 11 नवंबर की, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस फ्रेंड्स होता है। शिक्षक दिवस वो अलग होता है, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मतलब 11 नवंबर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं कह सकता, काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी जो इसमें मेहनत करना पड़ता है आपको याद करने के लिए चीज़ें। देखते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 5 दिसंबर, 3 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। एक तो थोड़ा जिसपे बैठता हूँ मैं चेयर पे, जिसपे थोड़ा इधर उधर हो तो लगता है आवाज़ करने। ये देखते सही आंसर क्या है इसका। तो राष्ट्रीय किसान दिवस जो होता है आपका फ्रेंड मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के, जो चौधरी चरण सिंह थे उन्हीं की याद में मनाया जाता है ये। अब बाकी 2 दिसंबर की अगर बात करें तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे मतलब कि जो कंप्यूटर संबंधी साक्षरता दिवस मनाई जाती है। 5 दिसंबर को मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है आपका विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स एक लास्ट स्लाइड है जो आपको दिन दिवस पे थोड़ा बोरिंग लगा हुआ है, क्योंकि बोरिंग है ही काफ़ी, इसमें रटना होता है, याद करना होता है, तो वो सब थोड़ा सा, लेकिन अब एग्ज़ाम में आता है तो तैयार करना पड़ेगा आपको। ये गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 25 नवंबर और 1 दिसंबर या फिर 21 नवंबर। हाँ आंसर करिए फ्रेंड जल्दी से इसका, क्योंकि बहुत अब लास्ट चल रहा है, ये सब दिन दिवस तो लास्ट चल रहा है। अब आके ज़्यादा आधा पहुँच ही गए हम लोग। फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और 25 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर फ्रेंड पता है आपको एड्स दिवस मनाया जाता है। और 21 को बताया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन मतलब टीवी दिवस, टीवी मतलब टेलीविजन वाला। 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे, और 1 दिसंबर आपका हो गया एड्स डे। 25 नवंबर को बता ही दिया मैंने, और 19 नवंबर देख ही रहे हैं आप। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्लियर हो गए होंगे दिन दिवस। ये सब बहुत ही जो इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड, अब बहुत बार पूछा गया एग्जाम इस तरह से मिलता जुलता, तो वही लेके आया हूँ मैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं अब दूसरा थोड़ा टाइप का क्वेश्चन बदलते हैं। अब जो पर्यटन स्थल देखते हैं, ये पूरे टॉपिक जो है आपको कवर करा दिया जाएगा इसमें, क्योंकि आपने थंबनेल पर देखा होगा क्या क्या टॉपिक है उसमें, तो सारे टॉपिक जो है कवर कराया है मैंने इसमें। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन बी सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी औरंगाबाद। फ्रेंड छोटा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सही आंसर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? औरंगाबाद।
फ्रेंड देखते हैं अजंता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं किसने बनवाया था, क्योंकि एग्ज़ाम में एनटीपीसी में बहुत पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन, जो अभी मतलब पिछले कुछ महीने पहले हुआ था। अजंता हो गया और एलोरा, ये भी ए ही है। अजंता, जनता मतलब जनता के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर कौन थे, कौन से राजा थे? अगर नहीं भी थे तो भी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि याद करना ट्रिक जैसा है आपको। तो जनता के लिए सबसे ज़्यादा थे गुप्त शासक। तो इसको किसने बनवाया था? गुप्त शासकों ने। अजंता की जो गुफाएं हैं उसे किसने बनाया था? तो गुप्त शासकों ने बनाया था। जबकि एलोरा, एलोरा क्या कह सकते हैं आप? अलोन, मतलब अकेले। तो अकेले कौन घर से निकल गए थे 29 वर्ष की अवस्था में? तो ये थे बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो शासक थे, इन्होंने बनाया क्या? आपका एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध ने बनवाया है, बौद्धों ने बनवाया है। और अजंता की गुफा किसने बनवाया है? तो गुप्त शासक ने बनाया है। और कहाँ पे स्थित है? तो औरंगाबाद में। मुंबई में अगर बात करें तो एलिफेंटा और कन्हेरी, एलिफेंटा और कन्हेरी। तो एलिफेंटा और कन्हेरी कहाँ पे है? मुंबई में है स्थित। एलिफेंटा और कन्हेरी, के और एलिफेंटा मतलब ए। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं किसने बनवाया था एलिफेंटा को? तो एलिफेंटा को याद सकते हैं कि जो एलिफेंट से बना है। तो एलिफेंट क्या होता है? कूट देती है, मतलब किसी को कुचल देती है, एकदम कूट देती है। तो राष्ट्रकूट जो थे ये किसने बनवाया? मतलब कि जो आपके क्या बता रहा था मैं, एलिफेंटा। हाँ, तो एलिफेंटा का जो निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और कन्हेरी जो था ये आपका बौद्धों ने बनवाया था, बौद्ध शासकों ने। खजुराहो, तो खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में है। इसको जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, चंदेल शासकों ने, कंदरिया महादेव है यहाँ पे स्थित, तो उसका जो मंदिर का निर्माण किसने? चंदेल शासकों ने बनवाया था। और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ तो पता है फ्रेंड, आपको पता ही होगा इसके बारे में। चित्तौड़गढ़ के बारे में काफ़ी फेमस है। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में। और कहाँ पे किसने बनवाया था विजय स्तंभ को? तो राणा कुंभा ने। अब देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, अहमदाबाद में, जयपुर में या फिर लखनऊ में? आइए फ्रेंड आपने आंसर कर दिया। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। अहमदाबाद में इंपॉर्टेंट क्या है आपका? हिलती मीनार है वहाँ पे, अहमदाबाद में स्थित है। बाकी आपका गुजरात में आपका वो है आपका सोमनाथ जो मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। गुजरात में आपका केवड़िया के पास जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। जयपुर में आपका जंतर मंतर है। जंतर मंतर फ्रेंड 2 जगह, जयपुर में और दिल्ली में, दोनों जगह है। जयपुर में जो सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। लखनऊ में आपका छोटा और बड़ा इमामबाड़ा है। लखनऊ में कौन है? छोटा और बड़ा इमामबाड़ा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड पूरा स्लाइड जो है आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा पर्यटन स्थल आगरा में स्थित नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा जो है आगरा में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए शीश महल, ऑप्शन बी दीवाने खास, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, या फिर ऑप्शन डी हवा महल। फ्रेंड का सही आंसर है आगरा में जो स्थित नहीं है आपका हवा महल। हवा महल कहाँ पे फ्रेंड? हवा महल है जयपुर में। और बाकी जो है आपका शीश महल, फतेहपुर सीकरी और दीवाने खास, ये सब आगरा में स्थित है। आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में। और किसने बनवाया था? तो ये सब जो है अकबर ने बनाया है। अकबर के द्वारा सब बनवाई गई जो स्थल है ये। देखते कौन सा पर्यटन स्थल जो है अब दिल्ली में नहीं है। तो आगरा हो गया उत्तर प्रदेश। देखिए दिल्ली में कौन सा नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, और यहाँ पे हो गया आपका कांचीपुर का मंदिर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। तो जो दिल्ली में नहीं हो आपको थोड़ा सा लग गया होगा हिंट, क्योंकि नाम ही इसका अजीब सा है थोड़ा सा, जो हम लोग से मैच नहीं करता जो इधर वाले हैं लोग। तो कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे फ्रेंड? तो कांचीपुरम का मंदिर है तमिलनाडु में। इसको बनाया था पल्लव शासकों ने। पल्लव शासकों ने बनाया था और तमिलनाडु में है। बाकी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनाया था। और जामा मस्जिद, देखिए फ्रेंड जामा मस्जिद और दिल्ली और ये मोती मस्जिद दोनों दिल्ली में और आगरा दोनों में स्थित हैं। तो एक शाहजहाँ ने बनवाया था जो इसमें है यूपी में अपने आगरा में। और बाकी ये जो था आपका अकबर ने, और ये मोती मस्जिद था औरंगजेब ने बनवाया था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन सारे को क्लियर हो गए होंगे। ये देखते हैं आप थोड़ा सा मैच कराते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इनको। कूड़ा कौन सा सही नहीं है बताना कि कौन सा जो उसका जो लोकेशन बताया गया है वो क्या सही है कि नहीं। कोणार्क और जगन्नाथ मंदिर तमिलनाडु में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, बैलून मठ जो है आपका कोलकाता में है, या फिर जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल में। बताना है कौन सा मैच सही नहीं है। अगला भी देख लेते हैं। अब अनुसंधान संस्थान देखते हैं भारतीय कौन कौन से हैं। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे? गुलमर्ग में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पे? हैदराबाद में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। बताना फ्रेंड कौन सा गलत मैच कराएगा दोनों में, पहले और दूसरे में। मैं कहता हूँ फ्रेंड पहले का आंसर कर दिया आपने। तो जो सही नहीं है इसमें वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि
कोणार्क और जगन्नाथ जो मंदिर है ये कहाँ पे, ओडिशा यानी कि पूरी उड़ीसा जिसे बोलते हैं, ओडिशा में है। जबकि यहाँ पे दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु बताया फ्रेंड कि कांचीपुरा का मंदिर जो है तमिलनाडु में, मदुरई है आपका, ये भी तमिलनाडु में ही। तो कोणार्क का जो है नरसिंहदेव थे, नरसिंहदेव ने बनवाया था कोणार्क मंदिर का। और जगन्नाथपुरी जो था फ्रेंड्स एक गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अब बाकी जो बता दिया कोणार्क जो थे ये नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ लास्ट में, शासक किसने बनवाया, क्योंकि एनटीपीसी में से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप अगर यकीन नहीं है तो आप पेपर देख सकते हैं, स्पीडी आपके पास होगा, क्योंकि ये सब बताया मैंने। ये जो मैराथन चल रहा है आपका लूसेंट और स्पीडी बेस्ड है एकदम, मतलब लूसेंट और स्पीडी में जो क्वेश्चन आते हैं उससे जो लिए गए हैं क्वेश्चन उन्हीं को मिला के बनाया गया है। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस से देख सकते हैं रेलवे का या फिर किसी भी एग्जाम का जिसमें ये सब क्वेश्चन आते हों। तो खासकर जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है इसमें इस तरह क्वेश्चन, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी ये सब होता है, इसमें बहुत बार पूछा गया है सब एग्जाम इस तरह का। बाकी बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ पे, कोलकाता में। अजीम कॉर्बेट पार्क नैनीताल में, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसको, तो तंबाकू जो है अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो गुलमर्ग में है। डीएनए ये वाला जो है फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, बिल्कुल सही है। ये जो होगा आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये आपका कानपुर में नहीं होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है आपका, लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। लखनऊ में और क्या क्या है, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं है। कानपुर में क्या है, दलहन शोध संस्थान। दलहन शोध संस्थान कहाँ पे आपका, कानपुर में। मैं कहता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, क्योंकि ऑप्शन भी थोड़ा बड़े हैं इसका, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ को समझ सकते हैं आप। बाकी तो लॉलीपॉप जैसे आपको दे दूँ कि लॉलीपॉप बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये लो, ये जैसे बच्चे बोलते हैं मीठू गोली, तो वही मीठा गोली नहीं देना चाहता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ जो मिले आपको काफ़ी हेल्पफुल हो और काम का हो आपको एग्जाम में जो देखने को मिले। बाकी देखते हैं आप, फिर वही सही नहीं है, क्योंकि जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन लाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बनाते रहूँगी तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे, पुणे में है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे, देहरादून में है। तो बताना है कौन सा जो है मैच सही नहीं है, उसका मतलब लोकेशन वाइज उसको सही मैच नहीं कराया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा इसका। इसका सही आंसर है फ्रेंड, जो सही मैच नहीं कराया गया है वह है आपका ऑप्शन सी, यानी कि औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये जो है LKO यानी कि लखनऊ में है। लखनऊ में इसका मुख्यालय है। अगला बाकी सब जो है आपका कृषि अनुसंधान से बिल्कुल सही। मौसम वेधशाला पुणे में है और सर्वेक्षण ये बिल्कुल देहरादून में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान धनबाद, और लास्ट ऑप्शन देखते हैं केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर। फ्रेंड बोर्ड नहीं होना, लास्ट तक बने रहना है वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाई गई है। मज़ेदार तो थोड़ा सा कम है आज, क्योंकि बड़ा फैक्ट भरा हुआ है इसमें, आप थोड़ा बोर भी हो रहेंगे, पर इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। आपको जानना पड़ेगा ये सब। एग्जाम भले आपको मतलब हो या ना हो, पर प्रैक्टिकल लाइफ में से मतलब नहीं कि कौन कहाँ पे स्थिति, इतना हम क्या करेंगे जान के। पर यहाँ पे तो भाई एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये सब तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार किए बिना तो अब सिक्योर नहीं होंगे ना, अंदर से फील नहीं होता कि अगर एक जैसे आप 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में 9 टॉपिक पढ़े हैं एग्जाम जाने से पहले, और अगर एक टॉपिक आपको तैयार है तो लगता है, फिर डर लगता है कि कहीं उसी से ना क्वेश्चन आ जाए, कहीं उसी से ना आ जाए क्वेश्चन। तो वही है कि आपको सारे टॉपिक जो कवर करा दिया जाएगा ऐसे। अब बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में पूरे मॉक टेस्ट पढ़े पीईटी के लिए, और पीईटी का हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब में आता है, और करंट अफेयर भी क्वेश्चन में इसमें ऐड किया है मैंने। तो हर एग्जाम में वो सब पूछा जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा इवैल्यूएट करिए अपने आप को कितना जानते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम जाने से पहले कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट लगा के जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको रियल टाइम प्रेशर फील होता है कि कैसे क्या टाइम में मैनेजमेंट करना है, तो सब करना पड़ेगा फ्रेंड। तो अगर नए हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। वीडियो मैंने बहुत बनाया करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पता है आपको, तो उन सबको भी मैंने कवर करा दिया सारे करंट अफेयर। बाकी मैं वन डे जो पर डे एग्जाम होता है, पर डे एग्जाम के लिए एक सीरीज के स्टार्ट किया, जिसमें क्या 5 मिनट में से आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। 5 मिनट में से 5 मिनट दीजिए और 10 क्वेश्चन लीजिए। जैसे एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट देना है और 10 क्वेश्चन लेना है। 10 क्वेश्चन एकदम धांसू और दमदार क्वेश्चन, एकदम ऐसे नहीं कि कुछ ही पूछा गया है कि फलाने राज्य में क्या हुआ, तो वो उस तरह का नहीं, जो मतलब जो इंपॉर्टेंट है, मतलब देश में पहली बार क्या हुआ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है, या फिर कोई ऐप लॉन्च किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह क्वेश्चन में मिलते हैं आपको। आप वीडियो जरूर देखिएगा, सुबह 6 बजे अपलोड होती है,
उसको देख लीजिए। अगर आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि फ़ैन बन जाएंगे आप, क्योंकि 5 मिनट देना बहुत बड़ी बात है। 5 मिनट तो ऐसे आँखों में भी निकल जाता है, 5 मिनट कैसे निकल गया 5 मिनट की वैल्यू बहुत है एग्ज़ाम के टाइम पे। पर ऐसे तो भाई अब 5 मिनट का 5 घंटा खड़े हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। 5 घंटे की मूवी देख लें तो भी नहीं आपको लगेगा, पर वो 5 मिनट दीजिए तो फिर आपका बहुत फ़ायदा मिलने वाला उस सीरीज़ से, क्योंकि 10 क्वेश्चन मिलेंगे पर डे, और 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर महीने में 300 क्वेश्चन बन रहे हैं और 6 महीने आप पढ़ लिए ऐसे, तो काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपको। उनका नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन कर दीजिए एग्ज़ाम के पहले। अब बाकी जो है मैं मैराथन में लेते आऊँगा उसके लिए। चलिए देखते हैं सही आंसर। काफ़ी इसमें लेक्चर दे दिया मैंने आपको, तो सही आंसर क्या है इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो सही नहीं है आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है नई दिल्ली में ना हो कि कहाँ पे है, कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता। अब बाकी जो प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। खनन जो है ईंधन कहाँ पे, धनबाद में। और रेशम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसूर में। ये फ्रेंड दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। अगला देख लेते हैं, सॉरी। केंद्रीय फसल शोध संस्थान उत्तराखंड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम, ये जोरहट जो है ये असम की एक जगह है, वहाँ पे। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, देहरादून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय चावल जो है शिमला, दलहन शोध संस्थान कानपुर, आम शोध संस्थान लखनऊ, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। फिर गन्ना से एक और क्वेश्चन पीछे वाला, मतलब पिछले मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन पहले दिखाया था, वो कहाँ पे है, लखनऊ में। तो याद करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कहाँ है और ये कहाँ है। प्रजनन केंद्र है और दूसरा है। अगर फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा तो देखते हैं सही कौन सा नहीं इसमें। तो फसल शोध संस्थान आपका ये गलत है पहले ही, मतलब चोर जो है यहीं पे छुपा हुआ था, चोर यहीं पे आगे वाले क्वेश्चन में मिल गया। मतलब चोरी भी क्या, फ्रंट लाइन पे खड़ा भी है, तो समझ सकते हैं चोर के नहीं दाढ़ी तिनका होता ही है, तो पकड़ लिया गया ये। तो सही आंसर आपको मिल गया है, मतलब कि उत्तराखंड में नहीं बल्कि त्रिवेंद्रपुरम केरल में है, तो वहाँ पे है ये आपका सब फसल शोध संस्थान। बाकी आप समझ सकते हैं कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसंधान, फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान कोई नहीं होता, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान है, मतलब चाय के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम, प्लाज्मा जो है गांधीनगर में, और वन अनुसंधान देहरादून। बाकी इसमें देख लेते कौन सा गलत है। तो गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर बिल्कुल सही है, आम जो है बिल्कुल अभी लखनऊ में ही है, दलहन जो है कानपुर में स्टार्टिंग में बताया था। और जो गलत है आपका फ्रेंड्स, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, एक कटक उड़ीसा में है, जबकि यहाँ पे शिमला दे दिया है। शिमला में तो आलू वाला है, शिमला में आलू शोध संस्थान जो है शिमला में, और यहाँ पे जो चावल पूछा तो कटक में है। उम्मीद करता फ्रेंड दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं, आपको देख लेते हैं कैसे जो शहनाई वादक होते हैं कौन उनसे संबंधित है, कौन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। 2-3 क्वेश्चन इस पर मिलेगा आपको, फिर इसके बाद से पैटर्न चेंज हो जाएगा, दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा आपका। देखते हैं हम, बांसुरी से संबंधित हैं, बांसुरी से संबंधित कौन है, पंडित रविशंकर, उमाशंकर, जाकिर हुसैन, किशन जी महाराज, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, या फिर एस बालचंद्रन। अगला कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, संतूर से संबंधित कौन कौन है, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, टी.एन. कृष्णन, अमजद अली और अकबर अली, और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है आपका, और आप भी हो सकता है बोर हो रहे हो। क्योंकि पता है आपको जो ह्यूमन माइंड होता है वो 45-50 मिनट बहुत मन से काम करता है, उसके बाद तो इधर उधर की लगता है घूमने, पूरा लगता है यहीं से पूरा दुनिया घूमने। तो इसलिए सोच रहा हूँ जल्दी आप कवर करा दूँ ताकि आप बोर ना हो, अब वीडियो छोड़ के भागे ना, बीच लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा बोर हो भी रहे हों तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम की बात है, करियर की बात है अपने। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स सही का आंसर क्या है इसका। तो बांसुरी संबंधित कौन है आपका, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। अब देख लेते हो ऑप्शन। तो पंडित रविशंकर उमाशंकर किससे होगा, सितार से, सितार एस से मतलब सितार, ठीक है फ्रेंड। तो रविशंकर उमाशंकर, जाकिर हुसैन किशन जी महाराज तबला से, एस बालचंद्रन आपके यहाँ किससे, वीणा से। किससे हो गए फ्रेंड, तो वीणा से जो हो गए आपके एस बालचंद्रन हो गए, और पंडित रविशंकर उमाशंकर कौन किससे हो गए आपके, तो हो गए आपके ये हो गए आपके सितार से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आएगा अच्छे से ये सब। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें संतूर से संबंधित कौन है, संतूर, संतूर से संबंधित है आपके ऑप्शन देख लेते हैं, भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, टी.एन. कृष्णन, अमजद अली और अकबर अली, और इनमें से कोई नहीं। नाम भी थोड़ा अलग अलग इनके होते हैं, थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग नाम होते हैं वैसे नहीं होते इनके। फ्रेंड सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी संतूर से संबंधित कौन है, तो भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, टी.एन. कृष्णन आपको वायलिन से संबंधित हो गए, और ये जो है अमजद अली और अकबर अली किससे हो गए, सरोद से।
एस फॉर सरोद, यहाँ पे एस फॉर सितार, सितार मतलब पंडित रविशंकर उमाशंकर, जाकिर हुसैन किशन जी महाराज तबला से, परियाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, और एस बालचंद्र वीणा हो गए। मतलब 4 यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो कवर हो गए, और बाकी 3 इधर हो जा रहे हैं आपके। भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा आपके किसको हो, संतूर से, टी.एन. कृष्ण वायलिन से, और ये आपके अमजद अली और अकबर अली किससे हो गए, ये सरोद से हो गए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। देखते हैं आप कुछ डांस देख लेते हैं भाई, अब इतना बजा गाना बज गया है तो थोड़ा डांस भी हो जाए। कुचिपुड़ी घंटा मृदाला मतलब 2 अलग अलग हैं। ये कहाँ पे होता है, असम में होता है। छऊ और सरुल कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है। भरतनाट्यम और कोलट्टम ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। लावनी और तमाशा महाराष्ट्र में होता है। कर्नाटक यक्षगान मतलब कर्नाटक में यक्षगान थोड़ा सा इधर, इसको यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लग गया तो देख ही लेते हैं हम लोग। रासलीला, नौटंकी, कजरी और जैता उत्तर प्रदेश में होता है, क्या गलत है। नटराज छत्तीसगढ़ में होता है, क्या ये गलत है। और ये होगा आपका राउफ और दंडी नाच, ये जो है जम्मू कश्मीर में होता है, क्या ये गलत है। या फिर गरबा डांडिया रासलीला ये कहाँ पे होता है, गुजरात में। तो बताना कौन सा हमारा जो है मैच सही नहीं है। आइए फ्रेंड आपने आंसर कर दिया पहले क्वेश्चन का, तो देखते हैं। कुचिपुड़ी और घंटा मृदाला ये कहाँ पे होता है, आपका आंध्र प्रदेश में, ना कि असम में। AP यानी कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं समझना है फ्रेंड्स, यानी कि अरुणाचल प्रदेश समझ ले आप। ये कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी घंटा मृदाला। अब बात करें असम की तो कहाँ पे, इसमें कहाँ होता है, बिहू। बिहू बहुत है, बिहू, नटराज, खेली गोपाल, ये सब जो है। नट पूजा, नटराज नहीं, नट पूजा, खेली गोपाल ये सब जो है कहाँ के फेमस है, बिहू। मतलब 3 वहाँ पे, खेली गोपाल, नट पूजा और आपका बिहू असम के फेमस डांस है। बाकी छऊ सरुल जो है झारखंड बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम और कोलट्टम में आपका तमिलनाडु हो गए। लावणी और तमाशा, तमाशा बहुत देखते हैं महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र जो है तमाशा वहाँ पे लोग करते हैं काफ़ी। कर्नाटक जो है यक्षगान, ये भी सही है। अब देख लेते हैं इसमें, तो रासलीला, नौटंकी, कजरी जाता है। मतलब हम लोग क्या उत्तर प्रदेश में क्या होता है, रासलीला होता है और नौटंकी होता है। उत्तर प्रदेश वाले हम लोग जो है करते हैं। नटराज, फ्रेंड्स चोर ये रहा चोर। नटराज जो है आपका कहाँ पे होता है, मणिपुर में होता है। मणिपुर में नटराज होता है, और जबकि छत्तीसगढ़ में तो पांडवानी होता है। छत्तीसगढ़ का डांस क्या है, पांडवानी। और बाकी समझ सकते हैं सही होगा। राउफ और दांडिया जम्मू कश्मीर, गरबा, डांडिया और रासलीला। रासलीला गुजरात में भी होता है, डांडिया गरबा तो पता ही होगा आपको। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखते हैं अब थोड़ा सा जो यहाँ की जो कला होती है वो सब, थोड़ा कला संस्कृति देखते हैं हम। ये तो डांस हो गया, पहले क्या हुए, गाना बजाए हैं बढ़िया एकदम मस्त, उसको सब डांस किए हैं। अब थोड़ा देखते हैं वहाँ पे मेहंदी उदी लगा लेते हैं भाई, कौन कौन सा वहाँ पर चित्रकला होता है सब देख लेते हैं हम। तो मेहंदी कहाँ का है, लोक कला, गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, फिर बिहार का। मेहंदी कहीं का भी हो लेकिन लगाते तो पूरा, मतलब लग रहा कि पूरे भारत में होंगे। मुझे इतना पता भी नहीं, भारत में मैंने बहुत घूमा नहीं है, पर मैं जहाँ तक देखा मैंने वहाँ तो हर जगह लगाया जाता है मेहंदी। तो फ्रेंड का सही आंसर पहले से थोड़ा सा इधर लग गया था, तो यह है राजस्थान। राजस्थान में 2 है फेमस, मेहंदी और मांडना। मांडना और मेहंदी जो है आपका राजस्थान की लोक कला है। बिहार की बात करें तो अपहन और मधुबनी। अपहन और मधुबनी जो है कला जो है कहाँ फेमस है, बिहार की। गुजरात की बात करें तो गुजरात में होता है आपका साथिया। अब कोई होगा मुझे नहीं पता है साथिया, लेकिन साथिया कुछ होता है वहाँ पे, जैसे साथ निवारण साथिया गोपी बाहू वाला, तो वहीं से गुजरात से लिया गया है। और महाराष्ट्र का है रंगोली। महाराष्ट्र का है रंगोली। अब देखते हैं पर्व कुछ। कर्मा पर्व कहाँ मनाता है, बिहार झारखंड मनाया जाता है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश मनाया जाता है। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश मनाया जाता है। मतलब कोई फेस्टिवल हो गया, मेला कहाँ लगता है, ये सब। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन जो मतलब 100 क्वेश्चन पूरे सीरीज है, समझ लीजिए एकदम घी निकाला गया है दूध को, मतलब एकदम जला के जितना मतलब प्रोसेस करके लास्ट में जो मटेरियल बनता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही मतलब मेन उसी की वैल्यू है, तो वही है ये सब फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन समझ सकते हैं कितना इंफॉर्मेटिव है ये, आपको देख के ही लग गया होगा अभी तक। तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि अब बस ख़त्म होने वाला है, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। लास्ट तक बने रहना है और अपना जो अपना सिलेक्शन उसको सिक्योर करना है। इसके बाद भी अब जितना हो सके पढ़िए, क्योंकि मैंने कहूँगा किसी से पढ़िए। इसके बाद जो आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। पीटी से रिवीजन के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि आपको ऑन द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ऑन द ट्रैक रहना है। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं यहाँ पे पता लगा दिमाग कहीं और घूम रहा है, या फिर पढ़ रहे हैं जो टॉपिक आपको मेंशन किया वो पढ़ ही नहीं रहे, कुछ इधर उधर को पढ़ने शुरू कर दिए। पढ़ना नहीं, ख्याल में नहीं खोना है किसी के, मस्त पढ़ाई करना है एकदम धांसू और दमदार तरीके से, और बोलना है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कोई पूछे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि बस आप तो कर ही देना है।
चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि छठ पूजा जो है कहाँ की है, ये है आपका बिहार की। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हम लोग के यहाँ भी मनाया जाता है, मेरे घर खुद भी मनाया जाता है। और इससे मतलब ये नहीं है कि इसी यहाँ का है, ये कहाँ का है, बिहार का है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है फ्रेंड, चौक पूर्णा। आप जो उत्तर प्रदेश वाले होंगे या फिर बहुत लोग जानते होंगे चौक पूर्णा क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश का है चौक पूर्णा। और बाकी बिहार का जो है छठ पूजा है। काल चक्र उत्सव किससे संबंधित है, फिर एनटीपीसी में सब पूछा गया है, इसी वजह से मैं इसको लेके आया हूँ। ये सारे के सारे जितने भी पूछा गया है सबको ही मैंने लेके आया यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाए, किसी साल का सेट उठा लीजिए, जब भी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी हुआ है और वो असिस्टेंट लोको पायलट का हुआ है, सब में इसी तरह क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में। कोई बहुत अलग से नहीं पूछता है, तो आपको हर चीज़ तैयार रखना है। और मैं कोशिश कराऊंगा अपनी तरफ से कि जो CBT 2 का एग्ज़ाम है उसके पहले हर चीज़ आपको दे दूँ एकदम, मतलब समझ लीजिए कि अस्त्र शस्त्र साम दाम दंड भेद जितना भी हो सकता सब बता दूँ आपको, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्या उसमें टैक्टिक होगी आपके निकालने के, वही सब। क्योंकि मेरा टारगेट मेन यही है कि आपको लोग का इस बार सिलेक्शन बढ़िया से बढ़िया हमारे चैनल, क्योंकि हमारा चैनल नया है, तो अगर हम चैनल सिलेक्शन अच्छा देंगे आपको और आप अच्छा करेंगे हमारे साथ रह के, तो इससे थोड़ा सा हम लोग को फ़ायदा मिलेगा काफ़ी कुछ। आपको पता है कि थोड़ा फेमस होगा सब चैनल, लोग इससे जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो आप पता ही है कि जब लोग जुड़ेंगे तो नेम ऑफ फेम बढ़ेगा, लोग तक हमारे अधिक से अधिक लोग तक रीच पहुँचेगी हम लोगों की। और सबसे बड़ा हम लोग के लिए अचीवमेंट यही रहेगा कि लोग मुझे हम लोग को जान रहे हैं और हमारे चैनल पर ट्रस्ट करेंगे वो। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपको सिलेक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए आप वीडियो क्लास तक जरूर रखिए, भागना नहीं है कभी भी, क्योंकि टॉपिक मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ कुछ तो होता ही है, मतलब लिख के आया आता है कि मैं तो एकदम बहुत बोरिंग रहने वाला हूँ, तो उसमें अब बहुत नहीं कर पाता हूँ मैं कुछ। फिर देखते हैं, सही आंसर कर बता दिया मैंने। तो बाकी काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से, जिंजर मेला फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, काल चक्र उत्सव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एनटीपीसी में पूछा हुआ है। कर्मा पर्व जो है ये आपका झारखंड और बिहार में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चित्रकला देख लेते हैं हम। कोलकाता में कौन सी चित्रकला होती है, काली घाट चित्रकला। क्या ये गलत है। बिहार में मधुबनी, तो बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले ही। तेलंगाना में चेरियल चित्रकला, लखनऊ में कलमकारी चित्रकला, और पंजाब में फुलकारी चित्रकला। तो फ्रेंड बताना कि कौन सा गलत है, सही मैच नहीं कराया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपने आंसर कर दिया होगा। तो सही आंसर जो सही मिलान नहीं किया गया वो ऑप्शन डी, यानी कि अगर आपको लखनऊ के बारे में थोड़ा ही पता है और मूवी देखा आपने जॉलर LLB, तो बताया गया कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाया जाता है और चिकन पहना भी जाता है। तो चिकनकारी जो चित्रकला है वो है आपकी लखनऊ की, जबकि कलमकारी जो है आपकी आंध्र प्रदेश की। AP आंध्र प्रदेश फ्रेंड। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। बाकी बिहार का कोलकाता तो पता ही होगा आपको, ये सब फेमस चीज़ें हैं। जो कन्फ्यूजन वाला है, पिछले मैंने वीडियो में अपना जो इसका फर्स्ट पार्ट उसमें कवर करा दिया है सब कुछ, मतलब किसकी राजधानी, नेशनल और इंटरनेशनल सब चीज़ को, कहाँ की करेंसी, कौन सी करेंसी वाला जो साल किसी में है, तो सब भी कवर करा दिया है मैंने। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप भागे कहीं उधर जाएँ, कभी उस चैनल पर जाएँ, इधर उधर भागना नहीं है आपको। जहाँ भी रहिए आप ट्रस्ट करिए सामने वाले पे, जो आपको कंटेंट मिल रहा है कि आप उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। भागने से कुछ नहीं होगा, भागेंगे तो भागते ही रह जाएंगे फ्रेंड। सही बात ये भी है, भागेंगे तो भागते ही रह जाएंगे, क्योंकि मैं आप ही के बीच से आके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सालों का मैं प्रोफेशनल टीचर था वहाँ पे पढ़ाता था, नहीं। आप ही के बीच में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बहुत एग्ज़ाम देखा भी सामने से, एनालिसिस किया हूँ, तभी पढ़ा रहा हूँ आपके सामने। तो भागने से कुछ नहीं होता है। जहाँ आप स्टिक हो जाए, या फिर ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, या फिर एक ही चैनल पर पढ़ें, तो जहाँ भी रहें आप अपने आप पे भरोसा रखें कि जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ और सामने वाला भरोसे जो पढ़ा रहा है वो दोनों सही है। चलिए देखते हैं, सही आंसर तो बता ही दिया मैंने। लखनऊ में आपका चिकनकारी चित्रकला है, जबकि कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश में है। बाकी पंजाब में फुलकारी। फ्रेंड सारे ऑप्शन आपको याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके सामने। बिहार मधुबनी बता दिया, तो मधुबनी और अपन तेलंगाना में चेरियल चित्रकला, कोलकाता बता दिया सब। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपका ये वाला क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा। ये देखते हैं 40 और 41 एक साथ पढ़ता हूँ। उड़ीसा में पट्ट चित्रकला होता है, राजस्थान में फड़ चित्रकला, महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकला, और मध्य प्रदेश में आरोप चित्रकला। और अगला देख लेते हैं कौन सा इसमें मिलान सही, क्योंकि सही दिखाना है, कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर भी सही कौन सा नहीं है बताना है। लीलावती जो है एक पुस्तक, अब देख लेते हैं कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, जो फेमस जो है। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा लिखित गई है। मिलिंद पानो कालिदास द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षी विशाख दत्त द्वारा, और 10 कुमार चैतन्य किसका, दंडी द्वारा। आइए फ्रेंड्स, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। तो जो सही नहीं है, उड़ीसा पट्ट चित्रकला बिल्कुल सही है, 100% परम सत्य, एकदम निहायती सत्य।
राजस्थान फट चित्रकला, महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकला बिल्कुल सही है। तो समझ गए कि जब 3 सही है तो चौथा तो गलत होगा ही। तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स मनाया जाता है बाघ चित्रकला। कौन सा होता है? बाघ चित्रकला। और जो अरोफ जो है ये आपका HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, HP का कंप्यूटर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश है। अरोफ चित्रकला कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। और मध्य प्रदेश का कौन सा है? आपका बाघ चित्रकला। आइए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा, मैं समझाने में सफल हूँ इसको, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं उम्मीदों पर खरे उतरूँगा आपके और आप मेरे उतरेंगे। लीलावती जो है पुस्तक ये किसने लिखी है? भास्कराचार्य, बिल्कुल सही है। मिलिंद पानो, वो भाई साहब ये रहा गलत आपका आंसर। मिलिंद पानो जो है ये नागसेन ने लिखा है, नागसेन, थोड़ी देर पहले नाग पंचमी था तो समझ सकते हैं, नाग भी आ गया यहाँ पे। नागसेन ने लिखा है। और जो कालिदास द्वारा रचित पुस्तकें हैं वो कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो फेमस है कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। हाँ, दो जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बाकी अब सब सही है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। फिर इसके अलावा आप तैयार भी कर सकते हैं, जैसे हिंदी में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले सम्मानित जो हैं पुस्तकें वो सब याद करते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित जो पुस्तकें हैं, जो राइटर हैं उनकी पुस्तकें कौन कौन सी फेमस जो है वो सब याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कुछ भी एग्जाम में। ये देखते हैं अगला थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं अब। शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक है मृच्छकटिकम, अशोक घोष द्वारा बुद्धचरितम, राज तरिंगड़ी द्वारा विज्ञानेश्वर, या फिर अलबरूनी किताबुल हिंद। आइए फ्रेंड, आपने आंसर कर दिया होगा इसका। तो शूद्रक ने बिल्कुल सही है कि मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है। बात करें बी ऑप्शन, अशोक घोष बुद्धचरितम, और बाणभट्ट मतलब जिस बाणभट्ट थे उन्होंने लिखा है हर्षचरित। ये बुद्धचरितम वो हर्षचरित लिखे बाणभट्ट ने। और राज तरिंगड़ी, ओ हो, ये रहा आंसर आपका। ये बिल्कुल ही निहायत ही गलत आंसर है। राज तरिंगड़ी किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। किसने? कल्हड़, कल्याण नहीं कल्हड़, कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड। कल्याण नहीं कल्हड़, मतलब राज तरिंगड़ी जो पुस्तक के लेखक है कल्हड़ है। और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है। मिताक्षरा जो बुक है वो उसके राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर। और देखते हैं अलबरूनी, समझ गया किताबुल हिंद मतलब कि ये किसके राइटर कौन है? अलबरूनी। अब देखते हैं थोड़ा सा और कुछ 2-4 और स्लाइड बचे होंगे जिसमें इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताया गया हो। कुली पुस्तक के लेखक कौन है? कुली पुस्तक देवकीनंदन खत्री, कुशवंत सिंह, आर के नारायण, या फिर मुल्कराज आनंद। फ्रेंड्स कुली पुस्तक के लेखक है। फ्रेंड्स ये NTPC में पूछा गया है, जो अभी NTPC का एग्जाम हुआ था CBT 1, तो उसमें पूछा गया सब सारे उसी क्वेश्चन है। तो मुल्कराज आनंद है इसके, मुल्कराज आनंद जो है इसके राइटर हैं। और खुशवंत सिंह का बहुत फेमस जो बुक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। समझ सकते हैं नाम, जब नाम भी इतना दम है तो पूछे तो जाएगा ही एग्जाम में। ट्रेन टू पाकिस्तान, ऐसा ट्रेन जो पाकिस्तान जाता है। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? ये देखा होगा सीधे अपने बचपन में, मैंने भी देखा है, अब बहुतों लोगों ने देखा है, चंद्रकांता। और आर के नारायण ने लिखा है मालगुडी डेज। फ्रेंड बहुत पहले, मुझे लग रहा है कि आज से 10 या 12 साल पहले टीवी पे देता था मालगुडी डेज। हालांकि उसमें समझ में नहीं आता था क्या है ये सब, पर ये काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी जो हम लोग के समय में ये समझ से परे था। ये सब चीज़ें जो दिमाग हम लोग का इतना डेवलप नहीं था कि क्या समझ पाए कि इसमें क्या बताया गया है। तो आर के नारायण मालगुडी डेज, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान, मुल्कराज आनंद कुली, और देवकीनंद खत्री आपके हो गए चंद्रकांता का राइटर। इन सबसे बस अब बुक के बारे में ये बस अब 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब इंडिया हो गया। फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं किसने कौन सी बुक लिखी है जो फेमस है। अब देखते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इंदिरा गांधी और अरविंद घोष। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन पुस्तक के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर, माओ सेतुंग, प्लेटो, या फिर दांते। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय, विंस्टन चर्चिल, रूसो, या फिर अरस्तु। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बारी बारी से। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये बुक के जो राइटर हैं वो हैं सरोजिनी नायडू जी ने ये लिखा है बुक गोल्डन थ्रेशोल्ड। बाकी देखते हैं सारे ऑप्शन। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बहुत ही फेमस बुक है और मूवी भी देखा होगा इस पर बेस्ड। देवदास, देवदास पारो वाला भाई जो पारो पारो करते करते बचा चला जाता है, तो वही देवदास। ठीक है फ्रेंड, तो देवदास जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अरविंद घोष का
एसेज ऑन गीता, और ये इंदिरा गांधी ने लिखा है इटर्नल इंडिया। क्या लिखा है? इटर्नल इंडिया। फेमस जो बुक है, बाकी तो लिखा बहुत हो गया इन्होंने, तो जो फेमस है या में पूछा गया वो सब देख लेते हैं। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन के लेखक हैं आपके माओ से तुंग। माओ से तुंग फ्रेंड्स कौन है? तो चाइना के जो समझ सकते प्रवर्तक हैं माओ से तुंग, इन्हीं से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ है और उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं सब विस्तारवादी और कट्टरपंथी वाला। बाकी एडोल्फ हिटलर, ये भी बहुत फेमस इनकी बुक है मीन कैम्प, मतलब कि मीन कैम्प जो है इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष, ये एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। दांते ने लिखा है डिवाइन कॉमेडी। क्या लिखा है? डिवाइन कॉमेडी। और बात करें हम लोग ऑप्शन बी यानी कि प्लेटो की, तो प्लेटो ने लिखा है आपका रिपब्लिक। कौन सी बुक का नाम इनका है? तो प्लेटो रिपब्लिक हो गया, आर फॉर रिपब्लिक, माओ सेतुंग ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, एडोल्फ हिटलर मीन कैम्प, और दांते डिवाइन कॉमेडी। तो फ्रेंड चारों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और चारों इनकी जो बुक है, मतलब बारी बारी इनकी जितनी बुक हैं वो सब याद कर लीजिएगा चारों के। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो बुक है इसके राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय, विंस्टन चर्चिल, अरस्तु या फिर रूसो? चलिए फ्रेंड देखते हैं आंसर, छोटा क्वेश्चन है। लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस मीन्स वॉर एंड पीस। विंस्टन चर्चिल ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उसी समय वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे विंस्टन चर्चिल, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, कुछ थोड़ा सा याद नहीं यार, मैं कन्फ्यूज हूँ। तो विंस्टन चर्चिल जो थे इन्होंने लिखा है क्या? हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बाकी बात करें रूसो ने लिखा है सोशल कॉन्ट्राडिक्शन, द सोशल कॉन्ट्राडिक्शन। किसने लिखा है? रूसो ने। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, दैट इज द राइट वन। कौन सा है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज रिटन बाय अरस्तु। रूसो ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विंस्टन चर्चिल हिस्ट्री ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लियो टॉलस्टॉय वॉर एंड पीस। आई होप फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये थोड़ा हौच पौच दिख रहा होगा, पर आपको जो मैं बोल रहा हूँ बताया है मैंने स्टार्टिंग में, जब कल सीरीज स्टार्ट करा तभी जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्योंकि अब अगर बुक में खोजेंगे या फिर पढ़ने जाएंगे कहीं इधर उधर चैनल से, तो आपको बहुत ही भागना पड़ेगा इधर उधर, पता चले इस टॉपिक को यहाँ पढ़ाया गया है, फिर दूसरे टॉपिक को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ गया, तो यहाँ पे सब आपको एक साथ मिल रहा है। और सिर्फ आपको कितने मतलब लगभग 2 घंटे की वीडियो है ये, आपको 2 घंटे में पूरा कवर करा दिया जाएगा। फ्रेंड देख लेते हैं लास्ट में अब 4 क्वेश्चन होंगे इस पर, किस पे? आपके करेंसी बेस्ड, क्योंकि मैंने कल करा दिया था इस पर कैपिटल, मतलब किस देश की कैपिटल कौन सी है, और आप देखते हैं वहाँ की करेंसी क्या है जो फेमस है। तो पेसो कहाँ की करेंसी है फ्रेंड्स? बताना पेसो की करेंसी कहाँ की है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी बर्मा। ले देखते हैं किस देश की मुद्रा क्रोना है। क्रोना समझ सकते हैं, क्रोना केन्या की, स्वीडन की, नीदरलैंड या फिर टर्की। ग्रीस की मुद्रा क्या है? ड्रैगमान, दिनार, यूरो, पेसेता, वोन। अभी फ्रेंड्स आपने आंसर कर दिया होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पेसो जो है ये अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना करेंसी क्या है? पेसो। अब अर्जेंटीना करेंसी तो पेसो हो गई, इसकी राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स। थाईलैंड की करेंसी जो है आपका बहत। थाईलैंड की बहत बोलते हैं, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा अलग हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग थोड़ा सा लिखा रहता है प्रोनाउंसिएशन के मामले में। तो बहत होता है। जापान का येन हो गया, और बर्मा का क्या होता है? बर्मा का क्यात। ठीक है फ्रेंड। जापान, थाईलैंड का सिंगापुर, जापान का आपको पता है ये टोक्यो, अब बर्मा तो पता ही होगा, अभी तो बगल वाली देश है अपनी। बाकी देखते हैं क्रोना जो है आपका स्वीडन का है। अब स्वीडन कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड में होता है गिल्डर वहाँ पे चलता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं दिया, पहले ही बता दिया मैंने ही, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ चुका था इसको, तो बताने की जरूरत नहीं थी आपको फिर से। तो नीदरलैंड के गिल्डर हो गया। टर्की जो होता है यहाँ की करेंसी होती है लीरा, और इसकी कैपिटल का अकरा। नीदरलैंड की देख लीजिएगा, आप याद नहीं आ रहा है मुझे। केन्या की जो कैपिटल हो शीलिंग, कैपिटल नहीं सॉरी करेंसी जो है यहाँ की शीलिंग। अब देखते हैं ग्रीस की क्या है। तो ग्रीस की है ड्रैकमा। ड्रैकमा कहाँ की है फ्रेंड? तो ग्रीस की है ड्रैकमा आपकी। अब बाकी दिनार जो है आपका इराक हो गया। वोन हो गया साउथ कोरिया की जो हो गई। यूरो तो आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ के मैक्सिमम जो है यही है। और पेसेता जो है स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का जो पेसेता। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये
ये भी बहुत आसान सा है, एक कैपिटल पे बनाया है मैंने। हालांकि प्रीवियस जो स्लाइड था उसी में का क्वेश्चन है, मैं सोचा कि थोड़ा देखो आपको याद भी है कि आप बस दिमाग में जा रहा है, सुन रहे हैं मेरी बातों को और निकाल दे रहे हैं। जैसे कहाँ से सुनना है कहाँ से निकालना, वो वाला सिस्टम तो नहीं है ना आपका। देखते फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, जर्मनी मैड्रिड, हंगरी बुडापेस्ट या फिर स्विट्ज़रलैंड बर्न। तो फ्रेंड्स आपका आंसर कमेंट में इसका आना चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट में एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि इसका आंसर करेंगे आप लोग, क्योंकि पढ़ाया हुआ है, आप जो पढ़ाया हुआ है अगर पढ़े होंगे मन से, सुने होंगे पूरे वीडियो को, तो जरूर आंसर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड जो वीडियो था बहुत ही धांसू था, दमदार था, इसको आपने किया होगा। और कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको, मतलब कुछ मोटिवेशन के तौर पे देना चाहूँगा। भरोसा जब खुद पर हो, भरोसा जब खुद पर हो तो परवाह और इंसानों का क्या करना। तो परवाह और इंसानों का क्या करना, मतलब भरोसा जब खुद पे है तो क्या परवाह करना, क्या इंसानों को करना। और उड़ना जब हवाओं में ही है, जब उड़ना हवा में है, मतलब कि बहुत अच्छे काम करने हैं, बहुत नाम रोशन करना है, कुछ ऐसा करना है जो मतलब माता पिता के साथ साथ समाज भी गर्व करे। जैसे नीरज चोपड़ा ने किया, तो इतना शायद हम लोग ना कर पाए नीरज चोपड़ा जितना, पर इससे कम करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो कम से कम गांव समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन हो। तो और उड़ना जब हवाओं में है तो परवाह तूफान का क्या करना है, मतलब कि एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूँगा, इतना बड़ा बोल दिया आपको समझ में नहीं आया होगा। भरोसा जब खुद पर हो तो परवाह और इंसानों का क्या करना, और उड़ान जब हवाओं में ही है तो परवाह तूफानों का क्या करना। मतलब जब उड़ना हवा में ही है, मतलब कि बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने, अच्छे अच्छे काम करने ज़िंदगी में, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते कि कौन क्या बोल रहा है, कितने साल से तैयारी कर। जैसे बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि बगल वाला पूछ रहा है कि अरे क्या कर, अभी तक क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनके घर वाले नहीं बोलेंगे, बगल वाले जरूर पूछेंगे कि क्या हो गया, फलाने एक मामा पूछ रहे हैं, पता लगे बुआ का लड़के पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, बुआ पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो। तो क्या मतलब है उनसे, कोई मतलब नहीं, बस चाहते हो कि आपको थोड़ा डिमोटिवेट किया जाए, आपको अंडर एस्टिमेट किया जाए। और माता पिता के जो आपके उनके सामने पूछेंगे तो और बेइज्जती होगी आपकी। तो बस इसको नहीं करना है। जब हवा में उड़ान भरना है तो तूफान से क्या डरना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा पूरा वीडियो, और जो सीरीज थी पूरा 100 क्वेश्चन की आपको समझ में आया, क्योंकि 100 क्वेश्चन नहीं थे बल्कि 500 क्वेश्चन थे जो मैंने 100 क्वेश्चन में बताया है। तो इसका पीडीएफ जरूर लीजिएगा आप लोग, लर्न विद एडू फंडा चैनल ज्वाइन करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, आग लगा दिए, बवाल मचा दीजिए, क्या बोलते हैं, गर्दा काट दीजिए एकदम। हम चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इसी तरह की करंट अफेयर्स की अगली वीडियो आएगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 धाकड़ जबरदस्त एकदम शानदार वाले क्वेश्चन होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, करंट अफेयर्स तो एक्सपर्ट हूँ मैं। मेरा पढ़ाई हुआ 10 क्वेश्चन मिला था, किसमें सीएफई असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मेरे पढ़ाई, मतलब आपके सर या आपके भाई से, आपके दोस्त के पढ़ाई हुए से आया था। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखिए तिरंगे को जय हिंद बोलिए, और मेरी तरफ से जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू।